everyone, this is Sonali, your physics tutor, and I welcome you all in my physics class. So you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. This is the platform we have provided so that we can guide you regarding the physics of our 12th board. So friends, what you have to do is just stay tuned with the channel and subscribe it so that you will be notified with all the recently uploaded videos of a physics of your 12th board. Okay? So physics पढ़ना है तो चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए so that it will be beneficial for you. Okay? So currently we are dealing with a chapter that is electrostatics. So basically we are dealing with the Gauss law and its application, right? So last lectures में हमने Gauss law के दो applications देखे थे. चार्ज कंडक्टर का शेप कोई भी हो बट वो चार्ज कंडक्टर अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमिन करने के लिए वी यूज द गॉस लॉ. सो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने देखा था इट वाज फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर और अ स्फेरिकल शेल. दूसरा देखा था फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. एंड नाउ लेट्स सी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस लॉ एंड दैट इज फॉर इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट. ठीक है. सो सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है. अब प्लेन शीट ठीक है, अब वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, दैट्स ओके, बट व्हाई देयर इज अ वर्ड इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होना चाहिए. सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लेक्चर के एंड में देंगे. सो लेक्चर के एंड तक बने रहिए अगर आपको पता करना है दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट. ओके. सो अकॉर्डिंगली अब देखो, सपोज ये हमने एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट ली है जिसपे पॉजिटिव चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, सपोज दिस इज अ प्लेन शीट. ओके. इस तरह से आप शीट को इमेजिन कर सकते हो. तो इसको दो सरफेसेस है, राइट, दिस वन एंड दिस वन. सो इट डजंट मीन कि चार्जेस जो है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ओके. चार्जेस की एक सिंगल लेयर है जो इस शीट पे है. ओके. और वो चार्ज की वजह से इस शीट के अराउंड दोनों साइड, ऑन द फ्रंट साइड एज वेल एज ऑन बैक साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें डिटरमिन करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है. सो बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी इट विल बी लाइक दिस. इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस शीट लाइक दिस. दिस मार्कर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इस शीट को परपेंडिकुलर रहेगी. एट द सेम टाइम इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. व्हाई आउटवर्ड? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उसके लिए जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ओके. सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट वॉट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड बाय दिस चार्ज शीट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट एंड इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात. अब बात आती है मैग्नीट्यूड की. तो अगर इस शीट के इस साइड में इस पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के इस साइड इस पॉइंट पे होगी. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट. ओके. सो जस्ट रिमेंबर दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस डेरिवेशन इज कंसर्न. अंडरस्टूड. सो अब क्या है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो जो भी स्ट्रैटेजी हमने लास्ट टू एप्लीकेशंस में फॉलो की है वही करना है आपको. गॉस लॉ यूज करना है, फिर गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, उस गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया लेना है एंड सो ऑन. ओके. सो लेट्स प्रोसीड. सो दिस इज इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट विच विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ force and number of electric lines of force which passes normally, that means perpendicularly through the sheet, will contribute the electric flux, right? So I can say according to Gauss law net flux, which flux? Obviously electric flux. Okay. So net flux through this sheet will be कितना हो जाएगा, phi equals to q upon epsilon naught, where q is a total charge enclosed by that sheet and epsilon naught we call it as a permittivity of free space. सेम स्टेप्स हम हर डेरिवेशन में फॉलो कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन में फॉलो कर रहे हैं. सो देयर इज नथिंग न्यू. अब हम क्या करेंगे, इस शीट के अराउंड
ओके जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, सो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है P, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें डिटरमिन करना है गॉस लॉ का यूज करके। सो वी हैव कंसिडर वन पॉइंट, सो लेट P be a point, P be a point at a distance, let P be a point at a distance. Suppose this point is at a distance r from sheet, okay, at which, जहाँ पे हमें क्या करना है, E bar, और E is to be determined, where E is what, E is electric field intensity, ठीक है। So now follow the steps. What we do, we consider a closed surface that we call as a Gaussian surface, and the shape of Gaussian surface depends upon the shape of your charge conductor, right? So अब हम क्या करेंगे, इस point P को लेके Gaussian surface draw करेंगे। So suppose I have drawn Gaussian surface like this, इस तरह से यहाँ पे जो Gaussian surface हम imagine करेंगे, it will be in terms of, in form of cylinder like this, okay, इस तरह से suppose एक Gaussian surface हमने consider किया, which is at a distance r, which is at a distance r from this sheet, okay। So this Gaussian surface आपको ऐसे visualize करना है कि ये जो Gaussian cylinder है हमारा, इस तरह से, ओके, वो इस शीट के आर पार जा रहा है, मतलब, और आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये अगर हमारा Gaussian सिलेंडर है तो ये जो शीट है ये एग्जैक्टली क्या हो रही है, इस सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है, इमेजिन कर सकते हो। सो ऑब्वियसली जितनी फील्ड यहाँ क्रिएट होगी पॉइंट P पे, उतनी ही फील्ड कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ क्रिएट होगी। सो लेट दैट पॉइंट बी P डैश, ओके। और ये शीट जो है आपकी, दिस शीट इज एग्जैक्टली गोइंग टू द गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। सो अगर सेंटर से ये डिस्टेंस r है तो ऑब्वियसली ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r, एंड दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 2r। सो ये 2r क्या हो गई, इस गॉसियन सिलेंडर की लेंथ, अंडरस्टूड। और इस गॉसियन सरफेस का या सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट दैट बी डिनोटेड बाय कैपिटल A। सो अजम्पशन अगर आपको समझ में आ गया है तो अब बस कुछ 4 to 5 मैथमेटिकल स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। सो हमने क्या कंसिडर किया, ये कंसिडर गॉसियन सिलेंडर। सो जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया, दिस इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 2r, एंड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, let that be denoted by capital A, okay। So and one more important thing, that the axis of this Gaussian cylinder is perpendicular to the plane of this sheet। अगर ये शीट इस तरह से है तो ये Gaussian cylinder की जो एक्सिस है इस प्लेन को कैसी है, परपेंडिकुलर है, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो इस Gaussian cylinder के एक्सिस को कैसी होगी, पैरेलल होगी, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस इम्पोर्टेंट assumption, दिस इज इम्पोर्टेंट। और बहुत से लोग ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ डिस्क्रिप्शन जो है वो भी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी कंसिडर अ close small surface of that Gaussian cylinder, right? We consider small area of that Gaussian cylinder around this point P. So let ds, हर वक्त हमने ds ही लिया है, so let ds be small area around point P on Gaussian cylinder, सिलेंडर, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे हमने सरफेस लिया है, स्मॉल एरिया लिया है ds। सो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, ds, बिकॉज ये जो गॉसियन सिलेंडर है इट इज सिमेट्रिकल, राइट। आफ्टर दैट अब ये गॉसियन सिलेंडर के साथ जो नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड है दैट इज गिवन बाय, सो व्हाट आई कैन राइट, नेट फ्लक्स थ्रू दिस Gaussian
गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर विल बी, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट ऑफ डी एस बार, बट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस प्लेन शीट जितनी फील्ड इस साइड क्रिएट होगी उतनी ही फील्ड इधर भी होगी, दोनों तरह मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। और वैसे भी जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेंडर इट हैज अ टू सरफेस, इस सरफेसेस को हम कहते हैं फ्लैट सरफेस, और ये जो सरफेस है वी कॉल इट एज अ कर्व सरफेस। सो नेट फ्लक्स जो है वो तीन सरफेसेस के साथ लिंक्ड है, ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, मतलब ये और तीसरा जो है वो ये है कर्व सरफेस, ठीक है। सो हमें यहाँ का भी फ्लक्स कंसिडर करना है, इस पॉइंट का और इस कर्व सरफेस का भी, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड और फ्लक्स एनक्लोज एट पॉइंट P प्लस फ्लक्स एनक्लोज एट पॉइंट P डैश, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कर्व सरफेस, सो यहाँ का फ्लक्स जो है वो, यहाँ का फ्लक्स जो है, यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, वो क्यों जीरो होगी, आई टेल यू, ओके। सी सो फाई इज इक्वल्स टू, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट ऑफ डी एस बार, यह है पॉइंट P का, और यहाँ का भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट ऑफ डी एस बार। सो आई कैन राइट इट इन द स्केलर फॉर्म एज E ds cos of theta plus integration of E ds cos of theta. Okay. And now you better know that this theta is angle between E bar and ds bar. मैं स्टार्ट में ही आपको बताया जो फील्ड क्रिएट होगी that will be perpendicular to the plane and it will be directed outward, right? So this will be what? Direction of E bar. And now the talking about the direction of this small area ds bar. So for this plane area हो जाएगा ये ds bar. So you can see this E bar and ds bar are parallel. So theta कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना हो जाएगा 1. Similarly here यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, it will be like this, right? और ये जो एरिया होगा it will be like this. So यहाँ पे भी E bar और ds bar दोनों एक दूसरे को पैरेलल है करके थीटा जो है वो 0 होगा और cos थीटा मतलब भी cos 0 ये कितना हो जाएगा 1. अंडरस्टूड, मतलब इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ EDS प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS बिकॉज दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि तीन सरफेस आपको कंसिडर करना है, तो ये दो एंड कैप्स जो है दिस इज कॉल्ड एज एंड कैप्स, यहाँ का फ्लक्स हमने निकाल लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व सरफेस, सो यहाँ का जो फ्लक्स है वो हमने इसके लिए कंसिडर नहीं किया बिकॉज इस पॉइंट पे भी अगर हम स्मॉल एरिया कंसिडर करें तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये राइट ई बार, और इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा ds बार, राइट. सो नाउ हियर ये ई बार और ये ds बार एक दूसरे को कैसे है परपेंडिकुलर करके थीटा कितना होगा 90 और cos 90 कितना हो जाएगा 0 करके अगर हम थर्ड फ्लक्स यहाँ पे लिखे भी एनक्लोज्ड बाय दैट कर्व सरफेस, बट वो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स 0 होगा. सो नो नीड ऑफ राइटिंग इट as the flux come out to be 0, but you should know this, okay. So remember that. Now here because of the symmetry of your charge sheet, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है. सो यू कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आई कैन राइट E इंटीग्रेशन ऑफ ds, E इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब ds क्या है आपका, ds is a small area of your Gaussian cylinder. And if I'll integrate it, what I'll get? I'll get the total area, and the total cross-sectional area of this Gaussian cylinder is what? It is capital A. That means integration of ds कितना हो जाएगा capital A. So I can write here phi equals to E into A plus यहाँ पे भी हो जाएगा E into A, मतलब phi हो गया हमारा 2 times of E into A. So let this be next equation number 2. ठीक है. अब now next, now you observe the equation number 1 and 2. इक्वेशन 1 and 2 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है. सो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो. सो आई कैन से फ्रॉम
equations 1 and 2, what I can write? Q upon epsilon naught is equals to 2EA. And what I want the electric field intensity at point P and at point P dash, right? So E equals to कितना हो जाएगा? E will be equals to Q upon 2 epsilon naught A. So let this be next equation number and that is 3. Okay? अब ये जो आपकी चार्ज शीट है, इट्स हैविंग, इस शीट को एक पर्टिकुलर एरिया है करके यहाँ पे चार्जेस का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। नहीं समझ में आता है तो चार्ज कंडक्टर का शेप ध्यान में रखो। अगर वायर है तो चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, बट यहाँ पे शीट है, दैट मीन्स चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया। सो विल कंसिडर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड इक्वल्स टू व्हाट? Q अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो इस पे से Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए। अगर ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें, सो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज E इक्वल्स टू Q की वैल्यू है सिग्मा ए अपॉन नीचे है 2 इप्सिलॉन नॉट ए, राइट। सो दिस ए विल बी कैंसिल एंड यू विल गेट E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, and this is the required expression for electric field intensity due to an infinite charge plane sheet. So I hope you got the derivation. बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जो क्वेश्चन सिलेंडर आपका है उसे दो सरफेसेस है, ये है फ्लैट सरफेस और ये है कर्व सरफेस। तो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स हमने कंसीडर किया बिकॉज कर्व सरफेस का जब फ्लक्स निकाला था वो कितना था? 0, क्यों 0? बिकॉज फील्ड की डायरेक्शन तो यही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और कर्व सरफेस पे अगर स्मॉल एरिया कंसीडर करें तो उसका एरिया वेक्टर ये है। सो बोथ आर परपेंडिकुलर, सो थीटा कम्स आउट टू बी 90 एंड cos 90 is 0 and that's why flux is 0. Okay, so this way ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया जो हमारा एम था। अब आप ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस शीट, राइट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली उसमें r जो है ये टर्म नहीं है, देयर इज अब्सेंस ऑफ टर्म r। इसका मतलब क्या? योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है कि आपका पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। मतलब आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लो, इधर भी ले लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी है? सेम है। अगर इस इक्वेशन में r होता तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट टर्म हो जाती, राइट। सो एज डिस्टेंस वैरी होता फील्ड का मैग्नीट्यूड वैरी होता, बट r नहीं है, दैट मीन्स इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द साइज ऑफ योर शीट इज वेरी लॉन्ग। अगर आपकी जो शीट है वो बहुत बड़ी होगी उस साइज के कंपैरिजन में, फिर ये डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो ऐसे केस में इस शीट को आप कह सकते हो इनफाइनाइट शीट। व्हाई? बिकॉज ये बोर्ड हमारे लिए लिमिटेड है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये बोर्ड हमारे लिए लिमिटेड है, बट अगर इस बोर्ड पे एक चींटी आके बैठ गई तो उस चींटी के लिए ये बोर्ड मतलब ही क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट रीजन, राइट। सो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली, ये डिस्टेंस इस शीट से जो इतना डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस इस शीट के साइज के कंपैरिजन में अगर बहुत कम होगा तो उस केस में इस पॉइंट के लिए ये शीट कैसी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर एक बहुत लॉन्ग टॉवर के नीचे अगर आप खड़े हो और आप ऊपर से उस टॉवर को देखोगे तो पूरा टॉवर आपको विजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स टॉवर इनफाइनाइट नहीं है, बट आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग वो टॉवर आपके लिए क्या हो गया? इनफाइनाइट। वैसे ही यहाँ पे इस पोजीशन के लिए, इस पॉइंट पी के लिए ये शीट क्या हो गई? इनफाइनाइट। ओके, सो इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं कंसिडर करना है। अंडरस्टूड? सो दैट वाज द explanation of word infinite, and the same is applicable for the uniform straight charge wire. Okay, that was the infinite. Okay, so this is all about the application of Gauss law. 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। सो डू इट, और तीनों में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की है, सेम स्टेप्स फॉलो की है।
तो बस वही आपको ध्यान में रखना है कि गॉसियन सिलेंडर का शेप क्या है। ठीक है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हो जाएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है सो आस्क योर डिफ़िकल्टी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।